नमस्कार दोस्त। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के एक चैप्टर जनन के बारे में। और जनन के प्रकार के बारे में देखेंगे। जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इसका मतलब होता है कि कोई भी जीव अपने जैसा संतान की उत्पत्ति कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को नाम रखा गया है जनन। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं इस बात को। कोई पूछेगा जनन क्या है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जनन। यदि कोई जीव अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करता है, संतान की उत्पत्ति करता है तो इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। तो हम लोग सीखे कि कोई भी जीव हो, अगर अपने जैसा संतान की उत्पत्ति कर रहा है तो उस प्रक्रिया को नाम रखा गया है जनन। अब जनन जो होता है ये दो प्रकार से होते हैं। एक को बोलते हैं लैंगिक जनन और एक को बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो अगर कोई पूछेगा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हम लोग बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको भी लिख लेते हैं जनन के प्रकार। जनन के प्रकार। तो इसका दो प्रकार होता है लैंगिक जनन, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा हो जाएगा हम लोग का अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आता है कि लैंगिक जनन किस में होगा, अलैंगिक जनन किस में होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। लैंगिक जनन जो होता है इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है संतान की उत्पत्ति के लिए। और अलैंगिक जनन जो होता है इसमें कोई एक जनक रहेंगे, या तो वो मेल हो या फीमेल हो, तो उनके शरीर से संतान की उत्पत्ति हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को नाम रखा गया अलैंगिक जनन। और दो विपरीत जनक के होने के लिए मेल और फीमेल ये आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं, तो इनसे जो संतान की उत्पत्ति होता है तो उस प्रक्रिया को नाम रखा गया है लैंगिक जनन। तो हम लोग इसको परिभाषा में लिख लेते हैं लैंगिक जनन। तो इसमें शॉर्ट में लिख देते हैं, इसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। इसमें संतान के उत्पत्ति के लिए, इसमें संतान की उत्पत्ति के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। यानी इसमें एक मेल हो और एक फीमेल हो, तब ही संतान की उत्पत्ति होगा, अन्यथा इसमें संभव ना है इस प्रक्रिया में। अब
संतान की उत्पत्ति कैसे होगा इसको हम लोग आगे देखते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा परिभाषा लिख लेते हैं। ये अलैंगिक जनन का अलैंगिक जनन में हो जाएगा, इसमें कोई एक, इसमें संतान की उत्पत्ति के लिए, इसमें संतान की उत्पत्ति के लिए कोई एक जनक की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ये जो है इसमें सूक्ष्म जीव में ये सब होता है। और ये जो होता है लैंगिक जनन, ये यूकैरियोटिक जीवों में होता है, ये प्रोकैरियोटिक जीव में ज्यादा होता है। अब हम लोग इसको देखते हैं। लैंगिक जनन के द्वारा संतान की उत्पत्ति के लिए क्रॉस जो होता है, गुणसूत्र जो होते हैं, ये क्रॉस करके कैसे संतान की उत्पत्ति होता है। लिंग गुणसूत्र मेल में कितना होते हैं, फीमेल में कितना होते हैं, उनसे संतान की उत्पत्ति होगा तो लड़का कब होगा, लड़की कब होगा, इसके बारे में हम लोग लैंगिक जनन में देखते हैं। तब तक ले हम इसको साफ करते हैं और इस बात को बताते हैं। अब यहाँ पर लिख लेते हैं दो विपरीत जनक। हम लोग को देखना है लैंगिक जनन के द्वारा संतान की उत्पत्ति जो होता है उसमें किस प्रक्रिया द्वारा होता है, लड़का कब होगा और लड़की कब होगा, इसको हम लोग बताते हैं। तो यहाँ दो विपरीत जनक लेना पड़ता है, दो विपरीत जनक। तो यहाँ पर हम लोग ले लिए मेल और यहाँ पर हम लोग ले लिए फीमेल। ये हो गया पुरुष और ये हो गया स्त्री। अब देखिए, मेल हो या फीमेल हो, इसमें गुण सूत्रों की संख्या होता है 46 और 46 गुण सूत्र में 44 गुण सूत्र जो होता है ये दैहिक गुण सूत्र कहलाता है, शरीर निर्माण करने में सहायक होता है। और दो जो होते हैं गुण सूत्र उनको लिंग गुण सूत्र कहा जाता है, जो बताते हैं कि जो संतान की उत्पत्ति होगा वो फीमेल होगी कि मेल होगी। तो यहाँ पे इसमें गुण सूत्र अगर पूछा जाए तो 46, इसमें भी गुण सूत्र पूछा जाए तो 46, लेकिन ये 46 गुण सूत्र जो होते हैं पुरुष हो या स्त्री हो, ये बढ़ता है 44 प्लस XY में। और ये जो 46 गुण सूत्र है ये भी बढ़ता है 44 प्लस XX में। तो महिला में जो लिंग गुण सूत्र होता है ये XX होता है और पुरुष में जो होता है XY होता है। और हम लोग जानते हैं कि जब कोशिका का विभाजन होता है तो इसमें जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री जब विभाजन होगा तो इसका आधा 22 और इसका आधा 22, तो 22 मिलकर 44 होगा। इसमें से आधा आएगा और इसमें से आधा आएगा, तो इसका आधा या तो हम x लेंगे या y। तो x ले लिए तो ये इसमें से तो फिक्स है कि x ही होगा, तो यहाँ हो गया XX। तो ये हो गया दो गुण सूत्र, यहाँ पे 22 और 22 44 गुण सूत्र, और 44 और 2 46 हो जाता है। तो यहाँ पे जो संतान की उत्पत्ति होगा, यहाँ पे संतान की जो उत्पत्ति होगा उनको हम लोग कहेंगे लड़की। ये जो होगा, अगर हम इसमें से y को लेते हैं, इसमें से अगर हम y को लेते हैं तो हमारा यहाँ से अगर y आता है, इसमें से अगर हम, ये तो फिक्स है कि x से होगा, तो यहाँ पे बनेगा XY। तो इस कंडीशन में ये सेम रहता है सब में, 44 को गुण सूत्र रहेगा।
ये डिसाइड करता है कि जो संतान की उत्पत्ति होगा उनका लिंग का निर्धारण कैसे होगा। तो यहाँ वाई जो गुणसूत्र होता है ना, इसी पे डिपेंड करता है। तो 44 वही रहे, अगर एक्स वाई हो जाए तो इसमें जो संतान की उत्पत्ति होगा वो होगा लड़का। तो देखिए, लड़का और लड़की की उत्पत्ति जो होता है, लिंग का निर्धारण जो किया जाता है, ये पुरुष के लिंग गुणसूत्र से किया जाता है, महिला के लिंग गुणसूत्र से नहीं होता है। कारण कि महिला के जो लिंग गुणसूत्र है ये सेम है, एक्स एक्स है, तो ये फिक्स है कि इसमें से हमेशा एक्स ही आएगा। यहाँ पे विषम लिंग गुणसूत्र है, इसलिए लिंग का निर्धारण अगर कोई पूछता है किस पे किया जाता है, तो पुरुष के लिंग गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण किया जाता है।